नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, कल बहुत खुश नजर आ रहे थे क्योंकि जीडीपी ग्रोथ का नया आंकड़ा आया है जो बता रहा है कि लास्ट क्वार्टर में हमारी जो जीडीपी है वो 7.7% हो गई और कहा जा रहा है कि देखिए कितना अच्छा रहा। और साथ में जो उनके आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय जी, उन्होंने भी एक कार्टून जारी किया जिसमें राहुल गांधी को बहुत छोटा सा दिखाया और दिखाया कि राहुल गांधी कह रहे हैं द इकोनॉमी इज डेड और जीडीपी इतनी बढ़ रही है। कहा गया जीडीपी हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा जहां बढ़ रही है उन कंट्रीज में है। अमेरिका से तुलना किया गया जहां 2.2% जीडीपी ग्रोथ हुई वगैरह वगैरह, और माहौल ये बनाया गया कि सब चंगा सी। लेकिन हकीकत यह है हुजूर आला कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ की पूरी टेक्निक है, यह आंकड़ा निकालने की पूरी जो टेक्निक है उस पर दुनिया सवाल उठा रही है। आईएमएफ से लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें गड़बड़ है और भारत से जो आंकड़े आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो आप कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है और दुनिया कह रही है कि डेटा फर्जी है। और सिर्फ दुनिया ही नहीं कह रही है, भारत में जितना कुछ दिखाई दे रहा है उससे भी समझ में आ रहा है कि जीडीपी का डेटा जो भी हो, हालत बुरी तरह से खराब है। अभी जीडीपी का शोर कम भी नहीं हुआ था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बयान आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 जून को आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है एमपीसी, उसकी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन है, डिटेल में मत जाइए, सिर्फ इतना समझिए कि महंगाई बढ़ने की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसको, तो सीपीआई इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने की दर का जो अनुमान है वो बढ़ा दिया गया है। पहले लग रहा था कि देश में महंगाई 4.6% बढ़ेगी, लेकिन अब 5.1% महंगाई में बढ़ोतरी होगी। यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन देखिए, जो लोग प्रधानमंत्री के आसपास हैं वो ज्ञान दे रहे हैं कि सब चंगा सी। एक मोहतरमा है शमिका रवि, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो ईएसी होती है, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है, उस कमेटी की मेंबर हैं। और इन्होंने एएनआई के साथ एक पॉडकास्ट किया। एएनआई आप जानते हैं क्या है, कैसे है, बताने की जरूरत नहीं है। एएनआई की भी स्मिता प्रकाश जी, जो दिन रात सरकार के बचाव में बैटिंग करती रहती हैं, उनको बॉलिंग करते हुए, इंटरव्यू देते हुए मोहतरमा ने कहा कि 100 इज जस्ट अ नंबर, 100 सिर्फ एक संख्या है। क्या हुआ अगर रुपया 100 पर पहुंच गया? क्या हुआ अगर $1 की वैल्यू 100 पर पहुंच गई? हमें इसमें बहुत डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गिरता है रुपया तो गिरने दीजिए, यह कहना है शमिका रवि जी का। अब गिरता है रुपया तो गिरने दीजिए, रिजर्व बैंक इसको रोकने के लिए कुछ ना करे, यह उनका कहना है। सरकार इसको मानती है नहीं मानती है वो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या 100 सिर्फ एक नंबर है? वैसे देखें तो 95 क्रॉस कर चुका है, 95 और 100 में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर पलट के देखें तो याद करें नरेंद्र मोदी जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जब देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। और अब प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की मेंबर कह रही हैं कि गिरता है तो गिरने दें, यानी प्रधानमंत्री की इज्जत की कोई चिंता उनको नहीं है। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, ये तो भाषण की बात हो गई। हकीकत ये है कि आज हमारा रुपया सिर्फ गिर नहीं रहा है, दुनिया में सबसे तेजी से गिरने वाली करेंसीज में से एक हो गया है। पिछली 6 माही की बात करें, 6 महीनों की बात करें तो पाकिस्तान का रुपया हमसे स्लो गिरा है, यानी पाकिस्तान से भी ज्यादा हमारा रुपया गिरा है। चाइना का युआन मजबूत हो गया है, 3 युआन मजबूत हो गया है, और हमारा रुपया लगातार गिर रहा है। इस मामले में सिर्फ इंडोनेशिया है हम जिसका मुकाबला कर सकते हैं कि इंडोनेशिया में गिरने की दर हमसे ज्यादा है। बाकी पूरे एशिया में हमारी हालत सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि देखिए, मनमोहन सिंह के समय में वल्नरेबल 5 में हमको शामिल कर लिया गया, यानी 5 ऐसी इकॉनमी में शामिल कर लिया गया जो वल्नरेबल कही जाती थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि दुनिया भर में जो चीजें होती हैं उनका असर इनके ऊपर बहुत पड़ता है और ये इकॉनमी गड़बड़ हो सकती है। वो टाइम था मंदी के बाद का, और हम 5 में थे। और अब इनकी सरकार में फाइनेंस सेक्रेटरी रहे सुभाष गर्ग साहब कहते हैं कि हम वल्नरेबल 1 में आ गए हैं, यानी बाकी सारी कंट्रीज
इस 10-11 साल में वल्नरेबिलिटी से बाहर निकल गई और इंडिया अकेला वल्नरेबल 1 रह गया है। दुनिया के सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसीज में आप शामिल हो गए हैं और आपका शेयर मार्केट जो उस समय बड़ी तेजी के साथ उठ रहा था, दुनिया भर में जिसकी प्रतिष्ठा थी, लगातार एफडीआई आ रही थी, एफआईआई आ रही थी, एफपीआई आ रही थी, उसकी कंडीशन आज ये है कि आपका जो मार्केट कैप है वो साउथ कोरिया से भी कम हो गया है और आप 5वें से सीधे 7वें नंबर पर चले गए हैं। ताइवान और साउथ कोरिया आपसे आगे निकल गए हैं। तो रुपए का गिरना या 100 तक जाना केवल एक नंबर नहीं है, ये एक बड़ी बीमारी का, जैसे होता है ना शरीर के अंदर कोई बीमारी चल रही हो तो ऊपर से छूने पर लगता है शरीर गर्म है, बुखार है। डॉक्टर कहते हैं बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, शरीर के अंदर जो गड़बड़ियां होती हैं उसके चलते शरीर का टेम्परेचर बदल जाता है और बुखार बढ़ जाता है। तो रुपया जो गिर रहा है वो जो देश की इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है उसी को बताने वाला है, उसी का इंडिकेटर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, ये देश के अंदर, देश की इकोनॉमी के अंदर जो ढेर सारी परेशानियां चल रही हैं, आप किसी भी फ्रंट पे उठाकर देखिए। सुभाष गर्ग वाला जो आर्टिकल है उसको बहुत कायदे से पढ़ना चाहिए। वैसे तो सुरजीत भल्ला ने भी ये बात कह दी थी, लेकिन सुभाष गर्ग वाले आर्टिकल को बहुत कायदे से पढ़ना चाहिए। वो बताते हैं कि सारे इंडिकेटर गड़बड़ हैं, इन्वेस्टमेंट आपके यहां कम हो रहा है, फॉरेन जो करेंसी रिजर्व है वो आपका लगातार कम हो रहा है, आपके यहां मैन्युफैक्चर कुछ नहीं हो रहा है। जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक में आपको बता दूं कि जब किसी एक आदमी की बात होती है तो वो माइक्रो होता है, जब छोटे लेवल पर देखते हैं। किसी जिले का डेटा देखना हो तो वो माइक्रो डेटा होगा, किसी इंडिविजुअल के घर का डेटा देखना हो तो वो माइक्रो डेटा होगा। लेकिन जब ओवरऑल कंट्री का डेटा देखना हो, जीडीपी देखना हो, बाकी सब देखना हो, तो इसको हम मैक्रो लेवल कहेंगे, जिससे यह तय होता है कि पूरे देश का हाल क्या है। तो आप चाहे पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम हमारी बांग्लादेश से भी कम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब हर आदमी के हाथ में जो इनकम है, अगर उसका एवरेज निकालें, मान लीजिए पूरे देश की इनकम 100 रुपए है और देश में 100 लोग हैं, तो 1 रुपए पर कैपिटा इनकम होगा। तो पर कैपिटा इनकम से मालूम चलता है देश के अंदर कितनी गरीबी है या नहीं है। और वो पर कैपिटा इनकम के मामले में हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और बाकी लोग लगातार भाषण देते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में आ रहे हैं। मैं तो कई बार यह सोचता हूं कि बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम हमसे बेहतर है, तो फिर बांग्लादेश के लोग यहां क्यों आ रहे हैं? हो सकता है यहां के लोग अच्छी इनकम के तलाश में वहां जा रहे हों। खैर, आपका आम जापान वापस भेज देता है और मलेशिया और बांग्लादेश से आम खरीदता है। यह आपके आम की कंडीशन है, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी मन की बात में बात कर रहे थे। आपका चावल एक नहीं 50 बार चाइना वापस कर देता है। चाइना आपका चावल वापस कर देता है, पाता है कि उसका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, उसमें जो कीटनाशकों का प्रयोग हुआ है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है। आप कभी यूरोप जाइए, वहां के इंडिया स्टोर्स में घूमिए, आपको पाकिस्तानी मसाले भरे हुए मिलेंगे और भारत के कई बड़े मसाले के ब्रांड वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूरोप ने आपके कई बड़े ब्रांड्स को ब्लैकलिस्ट किया है। उसका मानना है कि ये कैंसर फैलाने वाले हो सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तो खैर जहर माहूर सब बिक रहा है, यहां की बात आप छोड़ दीजिए। यहां तो दुनिया का सबसे सब स्टैंडर्ड माल बिकता है। सिले सिलाए कपड़ों के मामले में बांग्लादेश आपसे आगे निकल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बांग्लादेश में जूते और कपड़े बनवा रही हैं, आपके यहां नहीं बनवा रही। आप कुछ भी प्रोड्यूस ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे दुनिया का काम ना चले। एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप कैमरा खरीदने जाएंगे, कौन सा खरीदते हैं? सोनी या कैनन खरीदेंगे या कोई ऐसा ही कैमरा खरीदेंगे, ये सब विदेशी ब्रांड है। आप मोबाइल खरीदते हैं, रेडमी से लेकर एप्पल तक जितने ब्रांड्स आप देखेंगे, ज्यादातर 99% आपको विदेशी ब्रांड मिलेंगे। बहुत लोगों को लगता है सैमसंग इंडियन ब्रांड है, बता दूं कि सैमसंग भी कोरियन ब्रांड है। चॉकलेट जो आप खाते हैं वो भी विदेशी ब्रांड्स की है। खैर, चॉकलेट की मैं बात नहीं कर रहा था। तो अपनी जरूरत की जितनी चीजें आप बाजार में खरीदने जाते हैं, सब विदेशी ब्रांड्स की हैं। भले मोदी जी कहते रहे विदेशी ना खरीदो, लेकिन मोदी जी के शरीर पे कपड़ों को लेकर, उनकी गाड़ी से लेकर उनके जहाज तक ज्यादातर विदेशी ब्रांड का है। उनकी घड़ी, उनका चश्मा, सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो दूसरी है। यानी ये चीजें अगर विदेशों से आना बंद हो जाए तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हम नए मोबाइल नहीं खरीद पाएंगे,
हम बहुत सारी नई टीवी खरीदना मुश्किल हो जाएगा, नई गाड़ी खरीदना मुश्किल हो जाएगा, हमारे पास ब्रांड चॉइसेस बहुत कम हो जाएंगी या नहीं रह जाएंगी। लेकिन भारत ऐसी कोई चीज नहीं बनाता जो अगर बेचना बंद कर दे तो दुनिया में कोई दिक्कत हो। आप अनाज बेच रहे हो, आप दवाएं बेच रहे हो, सबके कंपटीटर्स अवेलेबल हैं, और आपका उत्पाद अगर दुनिया के मार्केट में नहीं होगा, किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पिछले 11 साल में मेड इन इंडिया की जगह मेक इन इंडिया किया गया, जो बेसिकली असेंबल इन इंडिया है। चाइना से चिप ले आओ, वहां से बॉडी ले आओ, यहां से ये ले आओ, यहां पर असेंबल करके बेच दो। और यही कारण है कि रुपया सस्ता होने के बावजूद हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा। कहा जाता था कि जब रुपया सस्ता हो जाता है, यानी रुपए की वैल्यू गिर जाती है, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बाहर से जो खरीदार होते हैं उनको सस्ता पड़ता है, तो वो और ज्यादा सामान खरीदते हैं। अभी दिख ये रहा है कि एक तरफ रुपया डीवैल्यू हो रहा है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट घट रहा है। क्योंकि जब रुपया डीवैल्यू हो रहा है, आप जो सामान बना रहे हो, सारा का सारा सामान बाहर से मंगा रहे हो, तो इंपोर्ट आपका महंगा हो जा रहा है, तो आपकी कास्ट भी महंगी हो जा रही है। तो विदेश में जब आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो उसको सस्ता नहीं पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो इकोनॉमिक्स का जो नियम है कि रुपया डीवैल्यू कर दो तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, वो नियम भी फेल हो गया, क्योंकि आप कुछ बना नहीं रहे हो, आप सिर्फ असेंबल कर रहे हो। रोजगार की कंडीशन मुझे आपको नहीं बतानी है, महंगाई की कंडीशन मुझे आपको नहीं बताना है, लेकिन यह जरूर बताना है कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमत घटी है। पाकिस्तान से लेकर, चाइना से लेकर तमाम मुल्कों ने अपने यहां पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दी है, लेकिन भारत में कीमत कम नहीं हुई है, बढ़ गई। और मुझे आपको यह बताना है कि शगुफे छोड़ने में भारत सरकार अभी भी लगी हुई है। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड फैल रहा है, तमाम सारी बातें हो रही हैं कि अंडमान निकोबार में तेल मिलेगा और हम इतना तेल पैदा कर लेंगे कि पूरे देश में तेल बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको याद दिला दूं, 2008 की न्यूज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, नरेंद्र मोदी उस समय कह रहे थे कि गुजरात में तेल मिला है, गैस मिली है गुजरात में, और यह इंडिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है, और अब इसके बाद गैस के मामले में हम पूरी तरह से अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। 2026 आ गया, कोई गैस वहां से नहीं निकली, हजारों करोड़ रुपए डूब गए। 2020-21 में हल्ला हुआ कि बलिया से तेल मिलेगा, यूपी के बलिया में करोड़ों रुपए खर्च हुए, सब तमाशा हुआ, और फिर खबर आई 2026 में खबर आती है कि वहां से कोई तेल नहीं मिला, एक चम्मच तेल नहीं मिला। तो शगुफे फैलाते रहिए, शगुफे फैलाकर इकोनॉमी नहीं चलती, वही किया जा रहा है, और यही वजह है कि इकोनॉमी लगातार गड्ढे में जा रही है। आप सोच के देखिए कि राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की एक कंपनी 15 लाख करोड़ का गबन करती रही, घोटाला करती रही, सेबी की नजर उस पर नहीं पड़ी, और बाकी सब छोड़ दीजिए। ऐसी कंपनी में एलआईसी लगातार पैसे लगाता रहा, एलआईसी मतलब आपका और हमारा पैसा, और वो लगभग सारा पैसा डूब चुका है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है, सरकार को कुछ कहना नहीं है, और टीवी चैनल लगे हुए हैं आज कॉकरोच पार्टी पर, इसलिए 2-4 दिन में यह बहस दब जाएगी, कोई बात नहीं होगी। इतना बड़ा घोटाला जिसने देश को कितना बड़ा झटका दिया है, यह चुपचाप निकल जाएगा, क्योंकि इसमें अडानी का पैसा नहीं गया है, अंबानी का पैसा नहीं गया है, इसमें हमारा और आपका पैसा गया है। तो टॉप लेवल का करप्शन, टॉप लेवल का झूठ और घटिया इकोनॉमिक मैनेजमेंट ने इस देश की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है। बाकी सब चंगा सी कहते रहिए, मोदी योगी भसते रहिए, और मैं क्या कहूं, अब्दुल की चूड़ी टाइट होने के इंतजार में अपनी चूड़ी का सत्यानाश होते हुए देखते रहिए। बस यही चल रहा है, ऐसी ही इकोनॉमी है, इतना ही मुझे बताना था। बाकी आप होशियार हैं, खुद समझिए, जो आपको लगता हो कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।